नमस्ते दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट जॉब स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास हर एक स्टूडेंट को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत का इतिहास हमें बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी व मजबूत रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं मोटिवेशनल थॉट की तरफ। आज का मोटिवेशनल थॉट क्या कहता है? कहता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किसी ने सही कहा है कि ए मंजिल के मुसाफिर, ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। निरंतर अभ्यास करते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके रिलेटेड एक स्पीच और है, वो मैं देने जा रहा हूं। ये लो सुनो। ये मोटिवेशनल थॉट आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगा। बार बार सुनने को तरसोगे तो बार बार सुनाई देगा आपको ये मोटिवेशनल थॉट। जब जब आपकी सांसें चलेगी, जब जब ये मोटिवेशनल थॉट चलेगा, तो सुनो फिर। रख हौसला, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। रख हौसला, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तेरे दिन भी बदल जाएंगे, आज के सारे संघर्ष तुम्हारे भीतर कल आग बन जाएंगे। तुम्हारे जीवन को एक खूबसूरत रूप से संवार देंगे। तुम्हारे जीवन को एक खूबसूरत रूप से संवार देंगे। बहुत दूर की न सोच, बहुत दूर की न सोच, अड़चनों के पहाड़ को न देख। कैसे तू यह मुश्किल सफर तय करेगा, इसकी भी चिंता ना कर। खुद पर भरोसा रख, कर्म जो तेरे दिल को भाता है, उसे इतनी शिद्दत से कर कि वो तेरी पूजा बन जाए, वो तुम्हारी पूजा बन जाए। वही तेरे रोते पलों में तुम्हें हंसाए, वही तेरे अकेलेपन में दोस्त बन जाए। तेरा साथ निभाए, उसी कर्म में तुम्हें प्रेम का एहसास मिले। समझ लो वह कर्म तुम्हारे जीवन के संगीत बन जाए। जिसे गाओ तो सुकून मिले, जब न गाओ तो हर वक्त दिल बेचैन मिले। समझो उस कर्म के संगीत में डूबते ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख का विस्मरण हो जाए। फिर देखना वो समय भी आएगा, तुम्हारे जीवन में सबको एक धुन सुनाई देगी। पूरी दुनिया तुम्हें सुनने की तरसेगी, तुम्हें ऊंचे सम्मान से नवाजेगी, तुम्हारे जीवन में आनंद की बारिश होगी। ये था मोटिवेशन थॉट। तो आज चलते हैं हमारे भारत के इतिहास को पढ़ने। चलो क्लास की तरफ। तो आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसमें पढ़ेंगे हम पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, दिल्ली सल्तनत और आधुनिक युग 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इतिहास। सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, और तो स्टोरी हर एक भारतवासियों को पसंद है। हर भारतवासियों भारतवासियों को पसंद है, पसंद है। तो हम स्टोरी की तरह ही आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर आपको उनके प्रश्न को पढ़ाऊंगा, प्रश्नों को उत्तर को बताऊंगा, जो कि परीक्षा में हूबहू आपको मिलते हैं। इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 2 मिलियन बीसी से 712 बीसी तक माना जाता है, जो कि मोहम्मद कासिम का भारत पे आक्रमण हो गया तब का ये। फिर 712 से 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक। आधुनिक आधुनिक युग को पढ़ते हैं हम 1707 से 1947 तक। जो मैंने आपको 1857 की क्रांति बताई थी, तो वो थोड़ी चेंज है, 1857 से नहीं, 1707 तक हम पढ़ते हैं आधुनिक युग को। प्राचीन इतिहास को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला, पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण पाषाण काल। नव पाषाण में तांबे तांबे की तांबा की खोज हुई। इतिहास इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 2 मिलियन बीसी से 712 बीसी तक पढ़ते हैं। 712 से 1707 तक मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में भी 3 भागों में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम 2 मिलियन मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक पढ़ते हैं। नव पाषाण 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक पढ़ते हैं। इतिहास की इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ। प्राचीन इतिहास से स्टार्ट होता है इतिहास, और मध्यकालीन तक ये इतिहास चलता रहता है। फिर हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन कांस्य युगीन सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का मर्तकों का मर्तकों का टीला मर्तकों का टीला। खोज 1922 में राखलदास 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 बनर्जी राखलदास बनर्जी के द्वारा राखलदास बनर्जी के द्वारा। फिर हम पढ़ते हैं लोथल को। लोथल भोगवा नदी भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद 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 गुजरात। इसकी खोज 1957 में हुई। खोजकर्ता एस आर राव थे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं क्योंकि पहले निर्माण इसका हुआ था, खोज इसकी हुई थी। ये सभ्यता सबसे पहले मिली। इसकी खोज हो जानी चाहिए थी पहले 1852 में 1852-54 में खोज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले अधिकारी सर अलेक्जेंडर थे। सर अलेक्जेंडर ने 1852 से लेकर 1859 तक यहाँ पर खोज की। उनको ज्यादा कोई प्रमाण मिले नहीं, और मिले तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। वो यहाँ पर खोज करके देखकर यहाँ से चले गए। फिर बाद में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के अंडर में ये अधिकारी दयाराम साहनी ने खोज की, तो उन्होंने ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी के पास में ये सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य का बहुत ज्यादा प्रचलित था। कांस्य की मूर्ति बनी थी, मिली यहाँ पर। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, कांस्य की हर चीज मिली। हर एक आपको सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता का विस्तार मिलता है, कांस्य की प्रतिमाएं मिलती है।
हर एक सभ्यता में आपको कांस्य की प्रतिमा मिलती है। ऐसी कोई जगह नहीं है वहां पर कांस्य की प्रतिमा या मूर्ति नहीं मिली। हर एक जगह कांस्य की मूर्तियां मिली है। फिर हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज की 1922 में राखलदास बनर्जी ने। लोथल को पढ़ते हैं, बोगवा नदी के किनारे लोथल है, अहमदाबाद गुजरात में। 1957 में इसकी खोज हुई। एस आर राव ने इसकी खोज की। इसे बंदरगाह के नाम भी से भी जाना जाता है। इसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और इनका व्यापार इनका व्यापार होता है समकालीन मिस्र की सभ्यता सभ्यता देखने को मिलती है। चीन की सभ्यता चीन की सभ्यता मेसोपोटामिया 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 की सभ्यता ये ईरान में ईरान ईरान में है। इसे ही बेबीलोन बेबीलोन की बेबीलोन की सभ्यता सभ्यता कहा जाता है कहा जाता है। लोकेशन आपको बताऊं, ये भारत है। यहाँ पर था अहमदाबाद। यहाँ से मेसोपोटामिया की शिप के द्वारा शिप के द्वारा व्यापार होता था। यहाँ से शिप के द्वारा व्यापार होता था। यहाँ से ये है गुजरात यहाँ पे। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या सिंधु घाटी सभ्यता का लोकेशन बताऊं भारत के नक्शे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का लोकेशन इस प्रकार है। ये है भारत। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर है मांडा गांव। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। यहाँ पर है यूपी यूपी। आलम आलमगीरपुर
आलमगीरपुर, मेरठ। मेरठ ये पूर्व में सभ्यता। पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। कांगेडोर। कांगेडोर। और दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र। एमएच महाराष्ट्र। बेमाबाद। बेमाबाद ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर में मांडा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, और पश्चिम में बलूचिस्तान, और दक्षिण में देमाबाद। ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। फिर बढ़ते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा की खोज 1952 में। खोजकर्ता अमलानंद। अमला अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। खुदाई 1961 से 1969 तक। खुदाई करता बीबी लाल व बीके थापर। कालीबंगा की खोज राजस्थान में हुई, और खोज 1952 में। खोजकर्ता अमलानंद घोष। खुदाई 1961 से 1969 तक। खुदाई करता बीबी लाल व बीके थापर। फिर हम पढ़ते हैं राखीगढ़ी। राखी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये एचआर हरियाणा। हरियाणा में है। यह सबसे यह सबसे बड़ी सभ्यता। सबसे बड़ी सभ्यता सभ्यता है। खोज 1963 में की, और खुदाई और खुदाई 1969
97, 99 में की। खोज करता अमरिंदर, अमरिंदर, अमरिंदर के नेतृत्व में, नेतृत्व में 'धोलावीरा', 'धोलावीरा' गुजरात, 1967, 68 में। खोजकर्ता डॉक्टर जगपति जोशी, जगपति जोशी। बनो बनावली, 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 HR, हरियाणा, 1973। खोजकर्ता रविंदर, रविंदर सिंह बिसट, रविंदर सिंह बिसट। धोलावीरा 1967-68। खोजकर्ता जगपति जोशी, बनावली, HR, हरियाणा में 1973 में खोज हुई। खोजकर्ता रविंद्र बिसट, रविंद्र सिंह बिसट। समाज, समाज मात्र प्रधान, मात्र प्रधान समाज था। नगर नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली, प्रणाली बहुत अच्छी थी। पहली बार भूकंप, भूकंप के साक्षी कालीबंगा, कालीबंगा में मिले। लकड़ी, लकड़ी से नाली बनाई गई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ी। अब क्वेश्चन, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत, इमारत कहाँ मिली, कहाँ मिली? सबसे बड़ा स्मारक, सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली?
घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली? ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नाना स्नानागार, विशाल स्नानागार। फिर 2 नंबर पे इमारत मिली अन्ना घर, विशाल अन्ना घर भी मिला था यहाँ पर। सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार को माना जाता है। फिर दूसरा अन्नागार, जहाँ पे अन्न अन्न को इकट्ठा किया जाता था, तो उसे अन्नागार कहा जाता था। और स्नान करने की जगह सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ा स्नानागार, 29 गुणी 39 गुणा 23 का ये स्नानागार था। अब हम क्वेश्चनों को लगाते हैं क्रम से, जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होता है। हम क्वेश्चनों को लगाएंगे जो परीक्षा के माध्यम से आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। रोपण कहाँ है? पंजाब। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता विशेषता क्या थी? ये नगर नियोजन की विशेषता थी। नगर नियोजन की नगर नियोजन की व्यवस्था व्यवस्था। चेस चेस बोर्ड चेस बोर्ड पैटर्न चेस बोर्ड पैटर्न की तरह ये नगर थे। घरों को इस तरह बनाया जाता था, इस तरह बनाए जाते थे घरों को। ये सड़कें होती थी ये सड़कें होती थी नगर की। और सड़कों के किनारे किनारे घर बने होते थे ऐसे। चेस बोर्ड पैटर्न की तरह ये सड़कें थी। ये पूरा नगर चेस बोर्ड की तरह था। यहाँ पर घर थे, दरवाजे पीछे की तरह खुलते थे। ये था चेस बोर्ड की तरह पैटर्न था इसका, इस नगर का।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की, मात्र देवी की पूजा करते थे। इससे साबित होता है कि समाज मात्र प्रधान था और एक देवता की और किया करते थे यहाँ पर पूजा, वो था क्या था? पशुपति, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। इसके बाएं और दाएं और आगे कुछ जानवरों के नाम, कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, कुछ जानवरों के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाएं तरफ का चित्र जंगली, जंगली भैंसा, भेड़िया, और दाएं तरफ था हाथी और बाघ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के लोग किससे अनजान थे? अनजान, अनजान थे। सिंधु घाटी के लोग किससे अनजान थे? ये लोहे से, लोहे से अनजान थे, लोहे से अनजान थे। ये लोहे को नहीं जानते थे, लोहे क्या चीज है क्या नहीं। ये आधुनिक काल में ये लोहा आया है, पहले लोहे का कोई अस्तित्व नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये गाय को भी नहीं जानते थे, शेर को भी नहीं जानते थे, बाघ को जानते थे, शेर को नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु से अनजान थे? कौन सी धातु से अनजान थे? लोहे से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किससे, किससे संबंधित, संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कांस्य से संबंधित है। यहाँ के लोग पिंपल, यहाँ के लोग पिंपल, पिंपल की पूजा, पूजा
करते थे। यह अंधविश्वासी अंधविश्वासी थे। ये अंधविश्वासी थे। ये लोग भगवान को मानते नहीं थे और मानते भी थे, क्योंकि यहाँ पर ताबीज ताबीज भी है। वो भगवान की पूजा करते नहीं थे और कई लोग करते थे। ये ज्यादातर लोग अंधविश्वासी थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ताबीज मिली है यहाँ पर। यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली बहुत बढ़िया थी। जल प्रबंधन प्रबंधन प्रणाली सबसे बेस्ट थी, और सबसे ज्यादा जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा धोलावीरा की थी। और इसके मिटने का साक्ष्य अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। कई लोग कहते हैं कि भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, कई लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण ये नष्ट हो गई, कई लोग कहते हैं महामारी के कारण नष्ट हो गई। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को हम समाप्त करते हैं और अब पढ़ेंगे वैदिक काल को। वैदिक काल पढ़ने से पहले यहाँ पर आर्य भी आए थे। वैदिक काल से पहले आर्य भी आए थे यहाँ पर। नक्शा तो ठीक नहीं बना, परंतु समझ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पर 7 नदी बहती थी, इसलिए इसे आर्यवर्त आर्य आर्य आए, तब उन्होंने इसका नाम दिया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रांत। सप्त सिंधु प्रांत। और फिर आर्यवर्त। फिर आर्यवर्त। फिर इसे आर्यवर्त आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। जम्बू द्वीप। फिर इसका नाम पड़ा, फिर इसे भारत कहने लगे, भारत कहा जाता था। फिर इसे इंडिया कहने लगे यूनान लोग। यूनान लोग। फिर इसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पश्चिम से सिंधु नदी को पार करके मुस्लिम आक्रमणकारियों आए थे। सिंधु नदी को पश्चिम पश्चिम से सिंधु नदी को पार करके आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने
इस प्रदेश को नाम दिया हिंदुस्तान। और ये पशु भी पालते थे और साथ में शिकार भी करते थे। और ये लोग गाय की रक्षा बहुत करते थे। गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था यहाँ पर। सबसे ज़्यादा पशु अर्थात गाय को पालने वाले को गोमत कहते थे। और पहले भी मैंने कहा कि गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। फिर हम पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को पढ़ते हैं 1500 से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं 1000 BC से 600 BC तक, जो कि इस प्रकार है। वैदिक काल 1500 BC, 1500 BC से 600 BC तक, इसको दो भागों में हम पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल के बाद हम पढ़ते हैं 1000 BC से 600 BC तक। पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ते हैं वेद को। वेद यहाँ पर चार प्रकार की बताई गई हैं, जो कि क्रम से है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तुतियां लिखी हुई है, और यजुर्वेद में हवन यज्ञ, मंत्र उच्चारण लिखी गई है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। वैदिक काल के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक इंसान से दूसरा इंसान मिलकर एक
गांव का निर्माण करता है। एक गांव से दूसरे गांव को मिलाकर एक तहसील का निर्माण किया जाता है। एक तहसील से कई तहसीलों को मिलाकर एक जिले का निर्माण किया जाता है। कई जिलों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जाता है और कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर महाजनपद काल है। समुदाय जन में रहने वाले व्यक्ति जहाँ रहते हैं उस स्थान को जन कहते हैं और कई जन मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं। कई जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। कई महाजनपद मिलकर एक साम्राज्य का निर्माण करते हैं। कई साम्राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। महाजनपद में राज करने वाले इंसान को महाराजा कहते हैं। जनपद में राज करने वाले को राजा कहा जाता है और साम्राज्य में राज करने वाले को सम्राट कहते हैं और राष्ट्र में राज करने वाले को एक राज कहते हैं। ये था हमारा वैदिक काल। ऋग्वेद ऋग का मतलब है प्रशंसा। वेद का मतलब है ज्ञान की प्रशंसा करना। और इसी में ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसे माता सावित्री देवी को समर्पित है। मंडल वर्णन है ब्रह्मा जी। इसमें लिखा जाता है, इसमें लिखा है ब्रह्मा जी के मुख से निकला
वृक्षलिंगा ब्राह्मण ब्राह्मण भुजा से निकला क्षेत्रीय जंघा जंघा से निकला जंघा से निकला वैश्य पैरों से निकला शूद्र शूद्र। इन चार वर्णों के आधार पर ही यहाँ पर काम बांटा गया। कहा जाता है कि ब्राह्मण पाठ पूजा करेंगे, लिखाई पढ़ाई करेंगे और क्षत्रिय को ही शिक्षा देंगे। और क्षत्रिय को काम दिया गया रक्षा करना और राजपाट करना और ज्ञान को प्राप्त करना, शिक्षा को प्राप्त करना। अदरवाइज किसी को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा क्षत्रिय को ही दी जाती थी। अदरवाइज शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अदरवाइज कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं था। क्षत्रिय को ही शिक्षा दी जाती थी। अदरवाइज किसी को शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। और वैश्य को अर्थव्यवस्था का अधिकार था और शूद्र को सेवा भाव का अधिकार था। ब्राह्मण पाठ पूजा पढ़ाई लिखाई, क्षेत्रीय रक्षा राजपाट और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। और वैश्य को अर्थव्यवस्था का काम था। और शूद्र को सेवा भाव करने का काम था। इस प्रकार वर्णों के आधार पर काम को बांटा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सब कुछ लिखा है। और प्राचीन युग में नदियों को भी अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि सिंधु। सिंधु नाम पहले भी सिंधु था और अभी भी सिंधु है। पहले झेलम को विकासता कहा जाता था। चेनाब को अस्करी, रावी को पड़ोसी कहते थे। व्यास
व्यास को विकसता विकसता कहते थे। नहीं, व्यास को विपासा विपासा कहते थे। सतलज को स्तुति कहते थे। प्राचीन काल में इनको भी नामों से जाना जाता था। सिंधु और सिंधु, जेलंगो, विकसता, जेंगांगो, अस्किन और रावी को रोशनी, व्यास को विपासा, सतलज को स्तुति। ऋग्वेद के 7 मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल, 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध के बारे में लिखा है भरत समुदाय के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया। भरत समुदाय के नाम से हमारे भारत देश का नाम पड़ा। भारत देश का नाम पड़ा। और 9वें मंडल में बोले कि भगवान सोमदेव के बारे में लिखा है। 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध के बारे में लिखा है। भरत समुदाय के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया। भरत समुदाय के नाम से हमारा देश का नाम भारत देश नाम पड़ा। और 9वें मंडल में पौधे के भगवान सोमदेव के बारे में लिखा गया है। अब वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। वैदिक काल यहाँ पर समाप्त होता है और महाजनपद काल को हम पढ़ेंगे अब। फिर हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम पढ़ते हैं हय्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, ये सब पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम पढ़ते हैं हय्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, ये सब पढ़ते हैं। जनपद काल। महाजनपद
काल का पहला शासक, पहला वंश आर्यक वंश था। संस्थापक बिंबिसार। अंतिम शासक नागदशक। अंतिम शासक नागदशक था। फिर आया शिशुनाग वंश। अगली वंश का कार्यकाल रहा 550 से 412 तक। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 345 तक। प्रथम संस्थापक इसका शिशुनाग स्वयं था। शिशुनाग स्वयं था। अंतिम शासक महानंदिन। फिर आया नंदवंश। इसका कार्यकाल रहा 345 से 321 तक। 321 तक। इसका संस्थापक महापरम नंदिन। लास्ट का अंतिम शासक धनानंद था। माना जाता है कि ये धनानंद बहुत क्रूर था। अपनी ही जनता पर बहुत जुल्म करता था। जनता को मारता था, पीटता था और अपने में ही मगन रहता था। बहुत नशेड़ी था ये। नशे का आदि बहुत था। तो एक बार की बात है, जब भारत पे आक्रमण होने वाला था तो सर्वशक्तिशाली मगधी था। तो चाणक्य ने तक्षशिला से वहाँ से रवानगी ली और आ पहुँचे मगध। और मगध के राजा से मिलने के लिए राजद्वार में पहुँचे। और राजद्वार में पहुँचने से देखते हैं कि यहाँ पर तो महफिलें हो रही है। फिर भी बहुत जरूरी था राजा को सूचित करना कि भारत पे आक्रमण होने वाला है। तो भरी महफिल में जाकर चाणक्य ने राजा को सूचित किया। राजा ने एक ना मानी और लात मार के भगा दिया वहां से। फिर भी भरी महफिल में कसम खाई चाणक्य ने कि ये चोटी तभी मानूंगा जब तुम्हारा पतन कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, तभी ये चोटी मैं बांधूंगा। तो वहाँ से रवाना हुए और जंगल के रास्तों से जा रहे थे। तो वहाँ पर देखा बच्चों की टोली में एक राजा बनकर वो न्याय कर रहा था। तो चुपके चाणक्य ने देखा कि ये बच्चा बहुत ज्ञानी है, इसमें शिक्षा दीक्षा और युद्ध का अभ्यास कराऊंगा तो एक दिन इसको ही राजा बनाऊंगा।
तो उस लड़के को वहाँ से ले गए और अपने साथ रखने लगे और तक्षशिला में उसको ज्ञान दिया और विद्याएं सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और 321 में धनानंद का सर्वनाश कर दिया। फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश 321 से 185, 321 में 185। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक जयद्रथ। फिर शुंग वंश। इसका कार्यकाल रहा 185 से 73। इसका संस्थापक था पुष्यभूति शुंग। अंतिम शासक था देवभूति शुंग। महाजनपद काल का पहला वंश आर्यक वंश। पहला शासक बिंबिसार। पहला संस्थापक बिंबिसार। अंतिम शासक नागकशक। फिर शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग स्वयं महानंदी। अंतिम नंद वंश 345 से 321 महापद्मन धनानंद। मौर्य वंश 321 से 185 चंद्रगुप्त जयद्रथ। शुंग वंश 185 से 73 पुष्यभूति शुंग देवभूति शुंग। कर्ण वंश 73 से 28 वसुसेन सुशर्मा। अगला वंश कुषाण वंश, जो कि प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक रहा। संस्थापक कुंजुल कटफिशिस। अंतिम शासक वसु कटफिशिस। फिर आया सातवान वंश। ये भी प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक रहा। इसका संस्थापक सुमित। शासक यादश्री शातकर्णी। अगला वंश गुप्त वंश। अगला वंश गुप्त वंश।
जो कि इसका कार्यकाल रहा 319-20 से लेकर 550 तक। संस्थापक रहा इसका श्रीगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। फिर अगला वन 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। संस्थापक नागभट्ट और अंतिम शासक राज प्रतिहार। अगला वंश चालुक्य वंश जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित था। दक्षिण भारत। संस्थापक पुलकेशी। अंतिम शासक कर्णादित्य। 6 से 12वीं शताब्दी तक। चोल वंश इसका कार्यकाल रहा 9 से 13वीं शताब्दी तक। संस्थापक विजया चोलम। अंतिम शासक राजेंद्र कर्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को हम आज नहीं पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मैं दिल्ली सल्तनत को पढ़ाऊंगा। और आधुनिक भारत वहाँ से स्टार्ट होता है। आधुनिक इतिहास दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट होता है। तो मैं कल इसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अगली वीडियो जल्द ही प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत माता।